नमस्कार प्यारे साथियों, आपके अपनी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत। मुझे आशा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी के एग्ज़ाम के दिन जैसे-जैसे नज़दीक आते जा रहे हैं, वैसे-वैसे आपका उत्साह और लगन बढ़ता जा रहा होगा और आपके उस उत्साह और लगन में हम ये कोशिश करते हैं कि थोड़ा संचार किया जाए और संचरण किया जाए। प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्नेह हमें भी उत्साहित करता है कि क्यों न हम जिन समस्याओं से निजात पाकर के आगे बढ़े हैं, वो समस्याएं आपके सामने आने से पहले ही हम बता दें तो आपकी ज़िंदगी के लिए बेहतर रह सकता है। आरपीएससी लगातार आपकी धड़कनें बढ़ा रही है, कभी सिलेबस जारी कर रही है, कभी उसमें बदलाव कर रही है। असली योद्धा वही है जो इन सभी झंझावातों को नज़रअंदाज करता हुआ आगे बढ़ रहा है और अक्टूबर की मिडल तारीख को ही अपना टारगेट बना रहा है। तो जैसा कि पिछली क्लास के अंदर हमने स्टडी करी थी, एक मिनट, रीजनल कंसेप्ट के बारे में, और मैंने आपसे माफ़ी भी चाही थी कि ये क्लास बहुत लंबी होने वाली है। वो क्लास भी लंबी हो गई और मैंने कोशिश की है कि इसको और डीप करने की, ज़्यादा से ज़्यादा मैटर आप तक आ जाए। मैं आधा घंटा 1 घंटा प्रयास करता हूँ, तो कम से कम मेरी कोशिश रहती है कि मैक्सिमम मैटर मैं आपको उपलब्ध करवा पाऊँ। तो आज मैंने रीजनल प्लानिंग के ऊपर ये जो क्लास है वो सेकंड लेकर के आया हूँ और हम कोशिश करूँगा डेवलपमेंट और रीजनल डेवलपमेंट में जो इम्बैलेंस है वो भी इसके साथ ऐड कर दूं, लेकिन यदि टाइम ज़्यादा हुआ तो मैं डेवलपमेंट और इंडेक्स को ले सॉरी इम्बैलेंस को लेकर के एक और चैप्टर लेकर के आऊँगा। तो आज अपन है वो रीजनल प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे, प्रादेशिक नियोजन के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास जिन्होंने नहीं देखी है वो अच्छी तरीके से देख लेना, वो प्रदेश की थी, प्रदेश के प्रकार, प्रदेश के अर्थ, प्रदेश के सीमांकन के बारे में थी। बहुत अच्छी क्लास थी और आपका जो रेस्पॉन्स मुझे मिल रहा है उससे मैं बड़ा उत्साहित हूँ कि क्यों न हम और आप सब मिल करके और इस कारवा को आगे बढ़ाएं। तो आज अपन जो नेक्स्ट चैप्टर है वो रीजनल प्लानिंग को लेकर के मैंने तैयार किया है। सीधा हम रीजनल प्लानिंग पे आ जाते हैं। प्रादेशिक नियोजन बहुत अच्छा चैप्टर है और 4 से 5 प्रश्न इसमें से पढ़ते हैं, जो 10 से 15 से 12 से 15 प्रश्न आते हैं रीजनल प्लानिंग के, और उसमें 4 से 5 प्रश्न यहाँ से जाने की पॉसिबिलिटी रहती है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको सलाह दूंगा अर्थ को आप अच्छी तरीके से पढ़ ले। रीजनल प्लानिंग का अर्थ क्या है, मतलब मोटा मोटा आइडिया हमें ये होना चाहिए कि कोई डेफिनेशन आ जाए या कोई कोटेशन आ जाए तो ये रीजनल प्लानिंग को इंगित कर रहा है, ये चीज हमें समझ में आ जानी चाहिए। इसके अलावा रीजनल प्लानिंग के संबंध में आप किसी भी किताब को पढ़ोगे तो बेंटन मैकाई मिलेगा आपको, जो रीजनल प्लानिंग का जन्मदाता है। बेंटन मैकाई की किताब और उसने किस क्षेत्र में स्टडी की उसको पढ़ लेना। फिर एक कंसेप्ट आता है नियोजन के तत्व, कंपोनेंट्स जिसको कहते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ प्लानिंग। ये नियोजन के हैं और प्रादेशिक नियोजन के नहीं। नियोजन के तत्व के किसी भी फील्ड के अंदर हमें प्लानिंग करनी है तो हमारे पास कौन से कंपोनेंट होंगे जिसकी सहायता से हम प्लानिंग कर पाएंगे। आपको इसकी गहराई में नहीं जाना है, इसको गहरा मत पढ़ना। मैं तो कहता हूं कि आप केवल ये 4 चीजें देख लेना कि ये प्रादेशिक ये नियोजन के तत्व है। टारगेट यानी लक्ष्य, संसाधन, समयावधि और कार्यक्रम, यही बस आपका नियोजन है। आपके पास टारगेट होना चाहिए, उस टारगेट को अचीव करने के लिए आपके पास रिसोर्सेज होना चाहिए और उस टारगेट तक जाने के लिए आपके पास एक टाइम पीरियड होना चाहिए और उस अचीवमेंट तक जाने के लिए आपके पास प्रोग्राम होना चाहिए। बस ये 4 चीजें ही प्लानिंग के कंपोनेंट है। क्लियर? ज्यादा मैं गहरा आपको नहीं बताऊंगा,
आप इन चारों को याद कर लीजिए। नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं, नियोजन प्रक्रिया के चरण। एक प्लानिंग को टारगेट अचीव तक ले जाने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप क्या काम करना चाहिए। तो 4 स्टेप है, और मैं तो यहां भी सलाह दूंगा कि इसको भी गहरा मत पढ़िए, नहीं पढ़ना है गहरा, क्योंकि हमें समय जाया नहीं करना है और इसकी गहराई में कोई प्रश्न नहीं है। 4 स्टेप कौन से हैं? नंबर 1 प्रत्यक्षीकरण, जिसको परसेप्शन कहते हैं। प्रत्यक्षीकरण या बोध, परसेप्शन, किसी के बारे में अवधारणा तैयार करना। फिर प्रकटीकरण, रिवेलेशन। फिर होता है परियोजना निर्माण, प्रिपरेशन ऑफ प्लान। इंग्लिश वर्ड ध्यान रखना हो इन चारों का, मैंने अलग से इसीलिए लिखा है, यहां कुछ अलग आ सकता है। प्रिपरेशन ऑफ प्लान चेंज नहीं होगा, परसेप्शन चेंज नहीं होगा, रिवेलेशन चेंज नहीं होगा, और उसके बाद में है कार्यान्वयन, एक्सक्यूजन, ये चेंज नहीं होगा। क्लियर? ये 4 चरण से होकर के प्लानिंग होती है। प्रत्यक्षीकरण बोध यानी परसेप्शन नंबर 1, रिवेलेशन नंबर 2, प्रिपरेशन ऑफ प्लान नंबर 3 और एक्सक्लूजन नंबर 4। एक्सक्यूजन है हो, ये कार्य व्यवस्था से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट अगला है प्रादेशिक नियोजन के उपागम। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, प्रादेशिक नियोजन के उपागम। कई बार तो ऐसे पूछ ले कौन उपागम है या कौन उपागम नहीं है और नहीं में अपन चक्कर कर ले कि कौन प्रादेशिक नियोजन के उपागम से संबंधित है। मैंने यहाँ बहुत विस्तार से आपको प्रादेशिक नियोजन के उपागम बताने की कोशिश की। अलग अलग विद्वान प्रादेशिक नियोजन के उपागमों के बारे में लिखते हैं, लेकिन मोटे रूप से मैंने देखा है कि ये 8-9 है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और सब लिखते हैं। नदी बेसिन उपागम, महानगरीय नियोजन उपागम। महानगरीय नियोजन उपागम के संदर्भ में एक नाम याद रखना, लुईस वर्थ। ऐसे भी आ जाए कौन महानगरीय नियोजन उपागम से संबंधित है, कौन? लुईस वर्थ। ग्राम व नगर नियोजन उपागम, क्षेत्र विकास उपागम, समन्वित क्षेत्र विकास उपागम, कृषि नगरीय विकास उपागम, इसको डिटेल से पढ़ना। कृषि नगरीय विकास उपागम, इनसे रिलेटेड एक नाम आता है जॉन फ्रीडमैन और माइक डगलस, दोनों नाम ध्यान रखना। जॉन फ्रीडमैन और माइक डगलस कौन से अप्रोच से रिलेटेड है? कृषि नगरीय विकास उपागम से। और इन्होंने एक कंसेप्ट भी दिया था एग्रोपॉलिटन विकास उपागम, सेम ही है, कृषि नगरीय या एग्रोपॉलिटन कहते हैं। कौन? फ्रीडमैन और डगलस। कृषि जलवायु प्रदेश नियोजन उपागम, इस उपागम पद्धति का भारत का योजना आयोग बहुत ज्यादा यूज करता है इस प्रोसेस को। अब ऐसे ही आ जाए कि भारतीय योजना आयोग प्रादेशिक नियोजन में कौन से उपागम का इस्तेमाल करता है, तो वहां आपको कृषि जलवायु प्रदेश की तरफ ध्यान देना है। और एक समस्या मूलक उपागम है और एक पारिस्थितिक मूलक उपागम है। ये सारे नाम मैंने इसलिए लिखे कि हमारे दिमाग में मोटा मोटा आइडिया आ जाए कि ये नियोजन के उपागम है। उसके बाद नेक्स्ट प्रादेशिक नियोजन के प्रकार, नियोजन के प्रकार है हो, या इसको मैं दूसरे आधार पे कह दूं वर्गीकरण के आधार। या तो आप प्लानिंग के प्रकार कह दो एक ही चीज है, या प्लानिंग के वर्गीकरण का आधार कह दो एक ही चीज है। आप किस आधार पे नियोजन को यानी प्लानिंग को क्लासिफाइड कर सकते हैं? तो यहाँ 6 तरीके का क्लासिफिकेशन बेस है। नियोजन को 6 तरीके से डिवाइड किया जा सकता है। अल्पकालिक दीर्घकालीन नियोजन, हमारे पास एक आधार है समय, तो प्रादेशिक नियोजन के प्रकार में अल्पकालिक दीर्घकालीन नियोजन 1, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र नियोजन 2, प्रखंडीय और क्षेत्रीय नियोजन 3, एक स्तरीय और बहुस्तरीय 4, आर्थिक व सामाजिक नियोजन 5 और प्रयोजनवादी नियोजन। ये नियोजन के प्रकार है। और ऐसा आ जाए कि कौन नियोजन नहीं, और ध्यान से सुनना, प्रश्न ऐसा आ जाए कौन नियोजन नहीं है, उसमें एक विकल्प है दीर्घकालीन नियोजन, एक है निजी नियोजन,
एक है एक स्तरीय नियोजन और एक है प्रकार्यात्मक नियोजन। और यदि ये चीज हमने कभी पढ़ी नहीं है और इस प्रश्न को देखने के बाद तुम उत्तर क्या दोगे? प्रकार्यात्मक नियोजन अपने आप में एक कंप्लीट वर्ड है, और यदि हमने पढ़ा नहीं है तो हम प्रकार्यात्मक नियोजन के बारे में न देख करके या तो एक स्तरीय के बारे में देखेंगे कि या निजी क्षेत्र के बारे में देखेंगे या निजी क्षेत्र नियोजन क्या है, जबकि सिंपली निजी क्षेत्र नियोजन हिस्सा है। तो मैंने चीज आपके लिए बताई सॉल्यूशन के लिए। ये 6 नाम याद कर लेना, मोटा मोटा यही बता रहा हूं, इसके गहराई में आपको जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, एक विद्वान हुआ मिसमिट, उसने अच्छा काम किया प्रादेशिक नियोजन पे। 1969 के अंदर इसने 6 अप्रोच दिए, सॉरी 5। अब इसका प्रश्न ये भी आ जाए कि हम स्मिथ के उपागम से संबंधित है या नहीं है। गहरा नहीं पढ़ना है, केवल ये 5 नाम याद कर लेना। और इसने जो अप्रोच दिया है वो अप्रोच ऐतिहासिक डेवलपमेंट के आधार पर दिया है। प्रादेशिक नियोजन का हिस्ट्री किस तरीके से रहा है, यदि किसी क्षेत्र के अंदर रीजनल प्लानिंग हुई है, जैसे भारत के अंदर रीजनल प्लानिंग हुई है, तो इस रीजनल प्लानिंग की हिस्ट्री क्या है, उस आधार पे उन्होंने अप्रोच को क्लासिफाइड कर दिया। मैं नहीं समझता कि इस तरीके का प्रश्न आ जाए कि भाई हम स्पीट ने किसको आधार माना है। फिर भी मैंने लिखा है कि भाई इसने जो ऐतिहासिक विकास है उसको आधार माना है, और उसको आधार मान करके उसने 5 तरह के प्रादेशिक नियोजन बताए हैं, अप्रोच बताए हैं। नंबर 1, प्राकृतिक संसाधन अभिविन्यास उपागम। पहला, ये प्राकृतिक संसाधनों के नियोजन की बात कर रहा है। जब प्लानिंग पेशवावस्था में होता है, यानी किसी भी क्षेत्र के विकास का प्लानिंग प्रारंभिक अवस्था में होता है, उस समय हमारा ध्यान प्राकृतिक संसाधनों की प्लानिंग पर जाता है। तो पहला है प्राकृतिक संसाधनों के अभिविन्यास का उपागम। फिर आएगा सांस्कृतिक प्रादेशिक अभिविन्यास उपागम। थोड़ा हम प्राकृतिक संसाधनों के अभिविन्यास से ऊपर उठेंगे तो फिर हम हमारी संस्कृति के डेवलपमेंट के बारे में देखेंगे। तो दूसरा वो संस्कृति प्रादेशिक अभिविन्यास उपागम की बात करता है। तीसरा वो प्रादेशिक आर्थिक विकास की बात कर रहा है। अब प्रदेश के डेवलपमेंट का बड़ा स्तर आ गया है, तब वो प्रदेश के आर्थिक विकास की बात कर रहा है। तीसरा जो अप्रोच है वो प्रादेशिक आर्थिक विकास है। अब चौथा इससे ऊपर चला जाएगा, वो प्रादेशिक विज्ञान उपागम की बात करेगा। और यहां मैंने एक नाम, हाँ वो नाम का मैं अलग से क्लासिफाइड करा दूंगा। और अंत में वो नगरीय महानगरीय उपागम की बात करता है। अब मैं आपको ये सलाह दूंगा कि इसको भी डीप मत पढ़ना, केवल हमीस्मिथ ने 5 उपागम कौन से बताए। ये उपागम सार्वभौमिक है, केवल हमीस्मिथ के ही नहीं है। इन उपागमों पर बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग काम भी किया है। जैसे मैं बात करूं सांस्कृतिक उपागम वाले की, तो सांस्कृतिक उपागम पर काम किया है किसने? ऑडेन और वांस ने। और कई बार ऐसा आ जाए कि सांस्कृतिक प्रादेशिकता से संबंधित है या सांस्कृतिक प्रादेशिक उपागम से संबंधित है, कौन? ओडेम और वांस। एक चीज मैंने और निकाली प्रादेशिक विज्ञान उपागम का, तो प्रादेशिक विज्ञान उपागम की बात आए तो वाल्टर इजार्ड इससे रिलेटेड है। एक बात आई नगरीय महानगरीय उपागम की, तो फ्रीडमैन इससे रिलेटेड है। तो ये हो गया हमीस्मिथ का, और हमीस्मिथ के साथ साथ मैंने कुछ अन्य चीजें भी आपको दे दी। उसके बाद नेक्स्ट आएगा, ये एक अच्छा प्रश्न मैंने एक जगह ढूंढा एक बुक के अंदर, कि 1970 के बाद नियोजन की जो मेथोडोलॉजी थी, नियोजन का जो विधि तंत्र था, उसके अंदर 2 नई प्रवृत्तियां आई। आप हेडिंग की तरफ ध्यान मत दीजिए। हेडिंग तो ये कह रही है कि 1970 के बाद प्लानिंग के अंदर नई प्रवृत्तियां क्या है। मैंने ये चीज आपको इसलिए बताई कि ये 2 सिस्टम आया है प्लानिंग का। एक तो आया है तंत्र विश्लेषण उपागम और एक है संपोषणीय विकास उपागम। ज्योग्राफी के स्टूडेंट अच्छी तरीके से जानते हैं संपोषणीय विकास को। और 1972
और उसके बाद 1972 का स्टॉकहोम, उसमें इसकी नींव रखी गई। और जब 1983 में ब्रेटलैंड कमीशन गठित हुआ और 87 के अंदर ब्रेटलैंड कमीशन का जो रिपोर्ट आया, उसके बाद तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट काफी चर्चा में आ गया, तो अब वो प्लानिंग का हिस्सा बन गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के आधार पर प्लानिंग की जाने लगी। तो 1970 के बाद प्रदेश के नियोजन के विधि तंत्र के अंदर दो प्रवृत्तियां आई। कौन सी? एक सिस्टम एनालिसिस आ गया और एक आ गया संपोषणीय विकास उत्पादन। अब सिस्टम एनालिसिस पर काम किसने किया? तो कई बार ये आ जाए कि प्रादेशिक नियोजन में तंत्र विश्लेषण उपागम से संबंधित है, तो वहां एक मैंने नाम ढूंढा, चाडविक नाम करके विद्वान थे जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया था प्रादेशिक नियोजन पे। तो आप चैडविक का नाम याद रखना। 1971 के अंदर चैडविक ने नियोजन की प्रादेशिक विधियां और उसके 4 चरण दिए कि किसी भी प्रदेश के अंदर प्लानिंग होती है तो उसको 4 स्टेप में किया जा सकता है। ये सिस्टम एनालिसिस का भाग था। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि चैडविक का संबंध किससे है? तंत्र विश्लेषण से है। तंत्र विश्लेषण का संबंध, तंत्र विश्लेषण से संबंध में कौन से विद्वान जुड़े हुए हैं? चैडविक। अब चैडविक ने कौन से 4 चरण बताए? नंबर 1, सबसे पहले आप तंत्र का वर्णन करो। नंबर 2, लक्ष्य निर्धारण। नंबर 3, तंत्र का पूर्वेक्षण या प्रक्षेपण। और नंबर 4, अनुकूल तंत्र मॉडल। 4 नाम आपको रट लेने हैं। पहले के अंदर डिस्क्रिप्शन, आप जिस सिस्टम को क्रिएट कर रहे हो उसका वर्णन करो। दूसरा, आप प्लानिंग कर रहे हो उसके लिए टारगेट नियत करो। तीसरा, उन टारगेटों का प्रक्षेपण करो, ऑब्जर्वेशन करो, फील्ड के अंदर लागू करो और उसके उस प्लानिंग के अनुरूप पूरा सिस्टम है वो क्रिएट करो। ये 4 चरण है। किसने दिए ये 4 चरण? चैडविक ने। प्रश्न तो ये हो सकता है कि कौन चैडविक से संबंधित है, कौन नहीं है, और इसमें से कोई आ जाए, कोई नहीं आए। नेक्स्ट है प्रादेशिक नियोजन की तकनीकें। बहुत अच्छा प्रश्न है। विधियां भी कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो प्रादेशिक नियोजन की तकनीक को मैंने 2 भागों में वर्गीकृत करके और आपके सामने रखा है, और इसमें से तो अच्छा खासा प्रश्न आने की संभावना है। विश्लेषणात्मक तकनीकें। तकनीकें किसकी है? प्रादेशिक नियोजन की है। प्रश्न क्या है? प्रादेशिक नियोजन की तकनीकें। कितनी तकनीकें हैं? 2, विश्लेषणात्मक और प्रक्रियात्मक। यहां दोनों जगह अंग्रेजी शब्द मैंने लिखा है, इसको ध्यान रखना। इसको एनालिटिकल बोलते हैं। विश्लेषणात्मक मतलब एनालिटिकल और प्रक्रियात्मक मतलब प्रोसीजरल। कौन प्रोसीजरल है और कौन एनालिटिकल है? विश्लेषणात्मक ज्यादा वेटेजेबल नहीं है, उससे ज्यादा प्रक्रियात्मक वेटेजेबल है। मैंने यहां दोनों का क्लासिफिकेशन कर दिया, आपको दोनों चीजें ही ध्यान रखनी है। देखो, विश्लेषणात्मक कौन है? नंबर 1, पूर्वानुमान। नंबर 2, आर्थिक आधार विश्लेषण। नंबर 3, औद्योगिक अवस्थिति विश्लेषण। नंबर 4, आगत निर्गत विश्लेषण। नंबर 5, सामाजिक क्षेत्र विश्लेषण। नंबर 6, सामान्यीकरण तथा मॉडल निर्माण। और नंबर 7, निगरानी या मॉनिटरिंग। ये प्रादेशिक नियोजन की विश्लेषणात्मक तकनीकें हैं। मैंने ये सारी तकनीकें इसलिए लिखी, इनमें से कुछ तकनीकें इंपॉर्टेंट है और उससे कुछ रिलेशन भी है। एक है आर्थिक आधार विश्लेषण तकनीक। बेसिक इकोनॉमिक ज्योग्राफी में, सोशल ज्योग्राफी में एक कंसेप्ट चलता है, बेसिक एंड नॉन बेसिक कंसेप्ट, आधारभूत और अनाधारभूत संकल्पना। आप इसमें अधिवास भूगोल में भी चले जाइए, जहां नगर के कार्यों का क्लासिफिकेशन करोगे वहां आएगा आधारभूत कार्य कौन से हैं, अनाधारभूत कार्य कौन से हैं। आर्थिक क्रियाओं में भी आएगा कौन आधारभूत आर्थिक क्रियाएं और कौन अनाधारभूत आर्थिक क्रियाएं। आधारभूत और अनाधारभूत जो कंसेप्ट है उसके आधार पे एक तकनीक चलती है, वो है आर्थिक आधार विश्लेषण। एक जो आगत निर्गत कंसेप्ट है, आगत निर्गत विश्लेषण है, उससे रिलेटेड एक विद्वान का नाम आता है लियोनटिप। अब आप तो आगत निर्गत और लियोनटिप ध्यान रखना है।
ये संभावना कम है कि कौन विश्लेषणात्मक है कौन विश्लेषणात्मक नहीं है। उसमें ऐसा हो सकता है कि प्रक्रियात्मक से संबंधित कौन है कौन नहीं है, इसमें इतना मुझे नहीं लगता है कोई पॉसिबिलिटी है। लेकिन मैंने क्लासिफिकेशन कर दिया है, नंबर लेना है तो अपन सारी चीजें कंसेप्ट क्लियर करेंगे। आगत निर्गत लियोनटिप 1953। एक सामाजिक क्षेत्र विश्लेषण अच्छी तरीके से रट लेना, इसको तो मैं कहता हूं कि आप विस्तार से जहां भी मिले हैं विस्तार से पढ़ लेना कि भाई सामाजिक क्षेत्र विश्लेषण तकनीक क्या है प्लानिंग की। और इसका जो कंसेप्ट रिलेटेड है वो इसरेफ सेवकी और बंडेल बेल से है। ये दो विद्वान है, इसरेफ सेवकी और बंडेल बेल, किससे रिलेटेड है? सामाजिक क्षेत्र विश्लेषण कंसेप्ट से। अब आता है प्रोसीजरल का, प्रक्रियात्मक। प्रक्रियात्मक के अंदर चार विधियां, चारों के चारों नाम आपको ध्यान रखने हैं। एक तो है तुलनात्मक लागत विश्लेषण, यानी लागत विश्लेषण की बात कर रहा है। एक दहलीज विश्लेषण, दहली थ्रेशोल्ड, सेंटर पॉपुलेशन की बात कर रहा है। दहली विश्लेषण, लागत लाभ विश्लेषण, वो था तुलनात्मक लागत विश्लेषण, यह है लागत लाभ विश्लेषण। और लक्ष्य प्राप्ति मैट्रिक्स, ये प्रश्न एक दो बार नेट के अंदर सीधा पूछा गया है, या तो इससे प्रोसीजरल से रिलेटेड है कि कौन है कौन नहीं है उसमें पूछा गया ये, और या फिर इसका एक विद्वान है हिल, इसका कंसेप्ट हिल ने दिया था। तो लक्ष्य प्राप्ति मैट्रिक्स, जिसको ध्येय प्राप्ति मैट्रिक्स भी कहते हैं, वो हिल का कंसेप्ट है। ये किससे हो गया? प्रक्रियात्मक से रिलेटेड हो गया। ये होगी प्रादेशिक नियोजन की तकनीकी। उसके बाद अगला आएगा प्रादेशिक नियोजन के उद्देश्य। इसको आप किताब में पढ़ लेना, कौन प्रादेशिक नियोजन से संबंधित है और कौन नहीं है, ऐसे प्रश्नों में ये आ सकता है। फिर एक आएगा प्रादेशिक नियोजन के क्षेत्र। ये भी कोई बड़ी चीज है नहीं, किन किन क्षेत्रों में किया जाता है, कई बार बेसिक आ जाए, कृषि है, उद्योग है और पशुधन है और वन है, तो वहां दिमाग लगाना पड़ता है कि किससे रिलेटेड नियोजन होता है और किससे रिलेटेड नियोजन नहीं होता है। तो उसमें आपको बकायदा क्षेत्र दिखे होंगे, हर किताब के अंदर क्षेत्र है, तो आप प्रादेशिक नियोजन के क्षेत्र अच्छी तरीके से देख लेना। उद्देश्य और क्षेत्र को मैंने विस्तार से दिया नहीं है, आप विस्तार से देख लेना इसको। अब मैंने एक थोड़ा सा बताया भारत में प्रादेशिक नियोजन, इंडिया के अंदर जो रीजनल प्लानिंग होती है उसका क्या स्ट्रक्चर है। तो मैंने एक चीज आपको याद दी है कि इंडिया के अंदर जो प्रादेशिक नियोजन का स्तर है उसका क्रम आपको ध्यान रखना है। ये प्रश्न नेट में या किसी एग्जाम के अंदर अच्छी तरीके से आया भी था। तो भारत के अंदर जो प्रादेशिक नियोजन होता है, यानी जब भारत में प्लानिंग होती है तो इन स्तरों पे हो सकती है, या तो राष्ट्रीय स्तर पे होती है, या फिर राज्य स्तर की होती है, या जिला स्तर की होती है, या विकास खंड स्तर की होती है, या पंचायत या गांव स्तर की होती है। तो आपको ये 5 नाम याद रखने हैं। इनके अलावा यदि कोई आता है कि भारत में कौन नियोजन स्तर है, मुझे नहीं लगता वो प्रश्न गलत, वहां से वो ऑप्शन गलत होगा। ये चीजें आपको मिलती है तो ये नियोजन के स्तर है। बाकायदा भारत में नियोजन स्तर को इस रूप में डिवाइड किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है भारत में प्रादेशिक नियोजन के प्रयास। ये प्रश्न बहुत गजब का है और इस प्रश्न को मैंने बढ़िया तरीके से आप तक लाने की कोशिश की है, और हम ये चाहते हैं कि इसमें अपना है वो 100% जाए। तो भारत में और हर नेट एग्जाम के अंदर, बड़े असिस्टेंट प्रोफेसर वाले पूर्व के एग्जाम में भी, हर एग्जाम में इसका प्रश्न पड़ा है। तो भारत में प्रादेशिक नियोजन के प्रयास, तो एक तो तुम्हें ये ध्यान रखना है कौन से विद्वानों ने किया है। मैक्सिमम के नाम मैंने लिख दिए, कुछ नाम है तो आप जब प्रादेशिक नियोजन भारत का पढ़ोगे तो उसमें 15 एक नाम आएंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि हाँ, इस विद्वान ने प्रादेशिक नियोजन पे भारत में काम किया है। और जब ऐसा प्रश्न आ जाएगा कौन भारतीय विद्वान प्रादेशिक नियोजन से संबंधित नहीं है, तो उसमें मोस्ट ऑफ के नाम आएंगे और कुछ नाम अटपटे आएंगे, उसको बाहर निकाल देना, है ना। तो भारत में प्रादेशिक नियोजन के प्रयास, मैंने 4 बड़े प्रयासों का तो यहाँ लिखा है। एक प्रयास है मिश्रा, सुंदरम और प्रकाश राव का। मिश्रा, सुंदरम, प्रकाश राव, ध्यान रखना, मिश्रा, सुंदरम, प्रकाश राव में से कोई नाम कहीं और भी मिल सकता है, जैसे प्रकाश राव का नाम भट्ट के साथ भी मिलेगा, लेकिन इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन, इन तीनों विद्वानों ने मिलकर के पूरे भारत को 13 वृद्ध और 36 मध्यम प्रदेशों में बांटा है। तो आप रट ही लेना किसी भी हालत में, ये पूरा जो पैनल है
ये पूरी स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पूरी स्लाइड को अच्छी तरीके से रट लेना। मिश्रा, सुंदरम और प्रकाश राव ने, देखो आपको कंफ्यूज करेगी किताबें, कुछ किताबों ने जल्दबाजी के अंदर, जैसे ये प्रकाश राव वाला है 13 प्रमुख के साथ 7 कर दिया है और वहां 36 है, तो वो कोई टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। तो ये तीनों का नाम साथ में आते हैं, तो 13 वृद्ध और 36 मध्यम। उसके बाद एक क्लासिफिकेशन चलता है सदाशिव और पी सेनगुप्ता का। ये सदाशिव भारत का नहीं है, ध्यान रखना हो। अब जैसे प्रश्न तो ये भी आ जाए कि किस भारतीय विद्वान ने भारत में प्रादेशिक नियोजन नहीं किया, तो जब भारतीय विद्वान की बात आएगी, सदाशिव भारतीय नहीं है, ये रूसी विद्वान है। लेकिन भारत में क्लासिफिकेशन की बात करें और सारे विद्वानों की बात करें तो उसमें सदाशिव भी आता है। तो एक जो क्लासिफिकेशन है वो सदाशिव और पी सेनगुप्ता का है। इन्होंने 7 वृद्ध और 42 मध्यम प्रदेश बताए। एक क्लासिफिकेशन भट्ट और प्रकाश राव का है। अब दोनों कंफ्यूज क्या करेगा कि भट्ट और प्रकाश राव में भी 7 प्रमुख है और 51 लघु है। 7 प्रमुख भट्ट और प्रकाश राव में भी है, सदाशिव और सेनगुप्ता में भी है। सदाशिव और सेनगुप्ता ने 42 मध्यम दिया है, जबकि भट्ट और प्रकाश राव ने 51 लघु दिए। उसने मध्यम शब्द यूज किया है, इसने लघु शब्द यूज किया है। तो शब्दों की तरफ ज्यादा गौर मत देना, इसने 51 की बात करी, उसने 42 की करी है। वीनाथ अकेले नहीं काम किया, 15 प्रमुख दिए और 48 उप दिए। इसके अलावा रामचंद्रन ने भी काम किया है और चंद्रशेखर ने भी काम किया है। मोस्ट ऑफ ये 4 चीजें हैं, इसको ढंग से तैयार कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाते हैं, विकास और प्रादेशिक विकास। हालांकि ये क्लास थोड़ी लंबी हो गई है, अब विकास का जो पेरा है इसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर दूंगा, क्योंकि विकास और असंतुलन वो एक बहुत लंबी चीज है, उसमें 8-10 पैरामीटरों के साथ मुझे स्टडी आपको करवानी होगी। ये अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।